सो वो तभी निकलते हैं जब 100% फुल वो तैयारी के साथ बैठे होते हैं, 100% तैयारी के साथ। यानी वो यहाँ तक के क्वेश्चन पेपर भी सेट ठीक, और साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन के सभी तमाम मॉडल को चेक करके बैठे हुए होते हैं। नाटक पत्रिका के बाद एक थोड़े दिन के बाद नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको देखने को मिलती है, थोड़ी दिन के बाद, ज्यादा कुछ नहीं। तो कल जो गेजेट आया था, यानी जो नोट वैकेंसी की जो इन डिटेल तफसील जो आई थी, किन किन चीजों पर थी और उसमें क्या था, इंशाल्लाह इन डिटेल इस पर अब चर्चा करें। तो सबसे पहली चीज उसमें ये बताई गई है कि अगर कहीं पर भी तुमको, यानी पूरे पढ़ने के बाद, पूरा अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई होना था, या यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया गया है, ऑब्जेक्शन डालने के लिए। तो वो 15 डेज का आपको टाइम दिया गया है। 15 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आज बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद और भी थोड़ा क्लैरिटी और भी आना है। जैसा एक एग्जांपल एज रिलैक्सेशन का है। एज रिलैक्सेशन जो पिछली बार किए हैं, मतलब जो कानून बना है वो बढ़ाया है, लेकिन वो ओल्ड रखा है। अब जो गेजेट हुआ है उसमें ओल्ड एज रिलैक्सेशन रखा है, जबकि एक कानून बना है उसका बाकायदा तमाम कोरोना के बाद 3 साल या 2 साल को हर एक कैटेगरी को 2-2 साल बढ़ाना है बोल के कानून हुआ है। उसी कानून के तहत से ये जो क्राइस बोल के अभी परसों आप ये देखें ना नोटिफिकेशन वगैरह पूरे रेसिडेंशियल स्कूल के, तो वहां पे उस हिसाब से ही तमाम एजेस को रखा गया है। लेकिन जो नोटिफिकेशन कल जो आया है, नोटिफिकेशन समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। उस यहाँ पे ऑब्जेक्शन निकल के आ सकता है कि एज रिलैक्सेशन में। और ऐसा ही पेपर 3 के बारे में बहुत सारे हमारे जो उर्दू वो भी पूरा, मतलब मैं समझता हूँ सुबह में सभी को पहुंचा है या रात में ही पहुंचा है। तो वो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद क्या हुआ है, बेचैनी से, घबराहट से आई है कि ऐसा हुआ तो थोड़ा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, तो वहां पर भी ऑब्जेक्शन हम रेज कर सकते हैं। तो टोटली ऑब्जेक्शन के लिए 15 डेज का आपको टाइम दिया गया है, और बाकायदा वहां पे आपको एड्रेस वगैरह मेंशन किया है। अगर जो भी आपका ऑब्जेक्शन है तो लिख करके आप वहां पे डाल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्शन होने वाला है, इंशाल्लाह जब पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे वो तमाम चीजों को मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब अगली बारी हम बात करेंगे एग्जाम्स के रिलेटेड। सो ये जो एग्जाम्स है, फर्स्ट चीज ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एट ए टाइम बाइक वक्त होती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था वैसा ही। क्यों सर आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे जो पिछली बार जो एग्जाम लिए थे, यानी 2019 की जब बात कर रहा हूँ, वहां पे HK और नॉन HK अलग अलग एग्जाम लिए थे। HK और नॉन HK अलग एग्जाम लिए थे। लेकिन 2023 में वहां पे क्या गया, इस रूल को मॉडिफाई करके पूरे कर्नाटक में, ऑल ओवर कर्नाटक में, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही टाइम एक ही क्वेश्चन पेपर को काटा जाएगा, और आपको उसी का आंसर लिखना है और उसी पर पूरी तैयारी करना है। हाँ, अब मान लीजिए, मैं थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ। मान लीजिए प्रॉपर मैं बीजापुर, बीजेपी यानी बीजापुर, और ये है यहाँ पे बेलगांव में, ठीक, ये बेंगलुरु, ये बेलगावी बोल सकते हैं, या फिर बागलकोट। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं बीजापुर की भी भरा हूँ, बेलगांव को भरा हूँ, बागलकोट को भी भरा हूँ। यानी भर सकते हैं आप मन चाहे जितना आप डिस्ट्रिक्ट चाहे उतने डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हो।
लेकिन एग्जाम बैठेंगे एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम बैठ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम को देना पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट में एक ही एट ए टाइम रहने की वजह से एक ही डिस्ट्रिक्ट को आप चुनेंगे। जब आप भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो बीजापुर में देखेंगे, बेलगांव में देखेंगे, बागलकोट देखेंगे, कहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज आए हैं वो भी देखेंगे, और फिर सबसे बाद में ये भी वहां पे छोड़ता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने एप्लीकेशन आए हैं। तो उस लिहाज से बाइफरकेशन करते हुए, तमाम चीजों को हटाते हुए, आप एक एग्जाम के वक्त एक डिसाइड करेंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में बैठने वाले हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का आप क्या करेंगे, हॉल टिकट निकालेंगे और वहां पे जाके आप एग्जाम अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये था ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एट ए टाइम, एक ही वक्त एग्जाम होने की वजह से आप फॉर्म भर सकते हैं, एट द एंड आप लास्ट में इस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए, ये एग्जाम की पहली कंडीशन हो गई, फर्स्ट। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, एग्जाम्स जो कौन कौन सी मीडियम में होगा वहां पे दिया गया है, कौन कौन सी मीडियम्स में होगा। तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि एक होगा कन्नड़ा और इंग्लिश, कन्नड़ा और इंग्लिश। लेकिन ये जो दिया है कन्नड़ा और इंग्लिश, इसमें आगे जाके मॉडिफाई हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लेटर्स भेज सकते हैं। कहाँ पे, उस नोटिफिकेशन वहां पे सेल को, उस सेल को वहां पे ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बात को मेंशन किया गया। इंशाल्लाह मैं जब पेपर थ्योरी की बात करूंगा वो तमाम चीजों को वहां पे लाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम भी, उर्दू, और जो भी आप मराठी है मराठी, तमिल है तमिल, उस पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। जैसे कि जीपीएससी पिछले साल कन्नड़ा में भी आया था, उर्दू में भी आया था, और इंग्लिश में भी आया था, और मराठी, हर लैंग्वेज में वो पेपर आया था। तो आप इन हर एक मीडियम में क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो बताए हैं कि कन्नड़ा और इंग्लिश बोल के, आगे जाके मॉडिफाई करके हर एक लैंग्वेज वहां पे कर सकते हैं। तो मीडियम के बारे में सिर्फ दो ही वहां पे मेंशन किया गया है, इस पर हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, तीसरी बात, मेन और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है, एलिजिबिलिटी मार्क्स यहाँ पे रखा है, या फिर इसे हम कहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स। जी इंशाल्लाह तमाम चीजें वो बताऊंगा, पेपर 2 में, पेपर 1 में, हाई स्कूल में क्या क्या होता है। पहले मेरी पूरी बात आप सुने, इसके बाद आपकी जो भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह तमाम को लिया जाए। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 35% रखा है, दैट इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहला अभी तक ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे ईच पेपर या एवरी पेपर, यहाँ पे बोला ईच पेपर, हर एक पेपर को, यानी पेपर 3 हो रहे हैं, पेपर 1 हो रहे हैं, पेपर 2 हो रहे हैं, पेपर 3 हो रहे हैं, तो हर एक पेपर में आपको 35% लेना। अब ये कैसा लेना है सर, 35 मार्क्स होंगे क्या, नहीं, इस पर हम इंशाल्लाह चर्चा करेंगे जब हम इन डिटेल से जब बात करते हैं, तो उस पर हम डिटेल अभी आने वाले हैं जस्ट। तो इसके लिए 35% यहाँ पे रखा है, पेपर 1 के लिए भी 35 है, पेपर 2 के लिए भी 35, पेपर 3 के लिए भी 35। जो इससे पहले जो एग्जाम हम दिए थे वहां पे पेपर 1 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी, पेपर 2 के लिए यहाँ पे कंडीशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 3 के लिए यहाँ पे कंडीशन थी, यहाँ पे 60% या 55% था, और यहाँ पे 50% थी, यहाँ पे कंडीशंस थी, और इसके लिए छूट थी। यहाँ पे आप कुछ भी कितने भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 35% रखा है, 35% रखा है, न कि 35 मार्क्स, याद रखिए 35% है। अब उसको कैसा कन्वर्ट करते हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम के रिलेटेड। तो एग्जाम कहाँ पे होंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। मीडियम, एग्जाम के मीडियम्स कौन कौन से होंगे, कन्नड़ा और इंग्लिश, जबकि बताया है, आगे जाकर तमाम चीजें चेंज होने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर बाद में आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा है, मतलब एलिजिबिलिटी मार्क्स रखा है, कम से कम हर एक पेपर में आपको 35% के मार्क्स आपको लेना है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए
यहाँ पे हम बात करेंगे, ये क्वालिफाइंग मार्क्स आप याद रखिए 35 मार्क्स यहाँ पे होने वाला है, या तो फिर इसी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। पेपर 1 जो आपका होने वाला देखिए वो 150 मार्क्स का होने वाला है, 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स लेते, क्वालिफाइंग मार्क्स या एलिजिबिलिटी मार्क्स होते हैं, तो वो होता है 52.5 या 53 मार्क्स। यानी 150 में से आपको 52.5 लेना या तो 53 लेना, 53 मार्क्स लेना, जब जाकर आप क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे। क्वालिफाइड यानी आप अंदर आएंगे कंपटीशन के लिए। अगर मार्क्स इससे भी कम मिलते हैं पेपर 1 में, 150 में से मान ली 50 मार्क्स मिलते हैं, तो आगे की कहानी आपको बयान, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और आगे आप जो भी जितना भी अच्छा पेपर लिखें वहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा टोटल। है सो 150 का 35%, 52.5 होता है, ऐसा 53 हम मान लेते हैं 53 से। सो पेपर 2 भी यहाँ पे कितने हैं, 150 मार्क्स का है। सो 150 मार्क्स का होने के बावजूद ये भी क्या होता है 52.5। इसके बाद आप जितना चाहे। सो ये हो गई पेपर 2 की बात। पेपर 3 की बात हम बात करेंगे, वो 100 मार्क्स का होने वाला, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अब 100 मार्क्स का होने वाला, 35 मार्क्स पेपर 3 में 35 मार्क्स। ठीक है, तो पेपर 1 में 53 मार्क्स, पेपर 2 में 53 मार्क्स ही 50, या फिर पेपर 3 में 35। तो आपको मिनिमम अगर क्वालिफाई करना, यहाँ पे कितने मार्क्स लेना, 143 मार्क्स से आगे आप जाना। और यहाँ पे ये जो दिया है यहाँ पे, इसको सामने रखते हुए अब बोलेंगे सर 143 मार्क्स बोले, यहाँ पे मैं 50 लेता हूँ, यहाँ पे 50 लेता हूँ, यहाँ पे 50 लेता हूँ, क्या मेरे क्वालिफाई हो जाता है? नहीं। यहाँ तो पेपर 3 में हो जाता है, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 में आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये 153 मतलब ये कैटेगरी, ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स के पर इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, इंक्लूड करके ये 143 मार्क्स यहाँ पे होने वाला है। तो 143 को आप छोड़ दें, तो बस आप क्या करेंगे, 53 और 35 को माइंड में रखेंगे। बात क्लियर हो गई? तो अब हम, ये था क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके सामने किया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा क्या कीजिए, घर में अगर आपके पास वक्त है तो आप एक चार्ट बना ले, चार्ट बना ले, क्योंकि अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो वेटेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वेटेज डिस्कस कर, यानी वेटेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हम सोच सकते हैं कि मेरे इतना परसेंटेज अगर आएगा तो लिस्ट में नाम बैठ सकता है, ये इतना परसेंट मेरा है तो मैं आराम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेटेज, ये बात क्लियर। तो वेटेज कैसा है देखिए, 1 to 5th के लिए, 1 to 5th और 6 to 8 के लिए यहाँ पे दोनों का सेम है। और सीईटी में आपको यहाँ पे, सीईटी में कितने 70% वो आपका इंक्लूड करता है, यानी पकड़ता है 70%। अब जो भी मार्क्स लाए हैं उसका 70%, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे पूरा पहले लिखूंगा, इस पर एक एक एग्जांपल देते हुए आगे चलूंगा। सो नेक्स्ट टीईटी, टीईटी का 20% यहाँ पे आपको 20% लिया जाएगा टीईटी के मार्क्स में। पीयूसी के मार्क्स में जो भी है आपको वहां से 8% कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे जब डीएड, मतलब ये 1 to 5th वाले हैं तो यहाँ पे डीएड आता है, तो डीएड या कोई भी यहाँ पे रहने दो, ये 2% होता है। तो वही 6 to 8 वालों के लिए यहाँ पे सीईटी, टीईटी, और फिर यहाँ पे ये होता है डिग्री, डिग्री, और ये होता है यहाँ पे बीएड, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा, डिग्री बीएड। देखिए पिछली बार जो नोटिफिकेशन आए थे वहां पे ये ज्यादा था, डिग्री और बीएड। तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए, इसको कम करें, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका वेटेज ज्यादा करें, क्योंकि ये 100% प्योर होता है, यानी फुल टाइट एग्जाम होती है।
तो जहाँ पे टेट एग्जाम हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसका परसेंटेज ज्यादा करेंगे। अगर आप डिग्री बीएड का करेंगे तो एक सेंटर में कभी एग्जाम लूज चलती है, एक सेंटर में कभी एग्जाम टेट चलती है, कभी फुल कॉपी चलती है, या कभी फुल मतलब पूरे पेपर अच्छे जाता है, तो दूसरे सेंटर में कभी वो फुल टेट होता है, या एक ईयर अच्छा जाता है, दूसरे ईयर वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो उस लिहाज से बहुत सारे एस्पिरेंट ने यहाँ पे लेटर्स वगैरह लिख करके इसको कम करने को कहा, तो वो बिल्कुल बहुत खुशी हो, कम किए, बहुत कम किए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है टीटी आप 100% खुद से लिख के पास हुए हैं, न किसी का देख के। और जो सीट आप बढ़ावा देंगे न कि इससे, ठीक है। बीएड वाले देखिए हम बहुत सारों को फुल हाई परसेंट किए, और डिग्री में मेरे ऐसे दोस्त था जो उनको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी रहने की वजह से और उनके स्किल अच्छा रहने की वजह से, स्किल से आप समझ में आ रहा ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्किल वो हमारे से ज्यादा परसेंटेज की है, परसेंट हमारे से ज्यादा अच्छा है। तो उस वजह से यहाँ पे ये परसेंटेज कम रखने की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट जिनकी नॉलेज अच्छी है वो यहाँ पे आगे आते हैं। तो बहरहाल ये इस तरीके से यहाँ पे 70% सीईटी को, टीईटी को 20%, पीयूसी और डिग्री को 8% और बीएड को 2% यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल की, सर इसका काउंट कैसा करना है। तो मान लीजिए जो सीईटी के हैं टोटल मार्क्स हमारे कितने होने वाले हैं, वो 400 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स? 400 मार्क्स सीईटी के, 150 150 और 100, 300 300 400, ठीक है 400। अब मान लीजिए 400 में से आपको, या जैसा एग्जांपल के तौर पर 195 मार्क्स मुझे आ जाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 400 करके इंटू यहाँ पे 70 करेंगे, तो ये होता है 34%। 34% यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब सीट में जितने मार्क्स आए डिवाइड बाय आप उतना करेंगे, इंटू 70 करेंगे। अब मान लीजिए टीटी में मेरे मार्क्स 105 आए, सो 105 डिवाइड बाय कितना का होता है, ये 150 का होता है, सो इंटू 20 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है 14% आता है। सो इसी तरीके से पीयूसी और डिग्री में जो मार्क्स है मेरे, मान लीजिए वो 420 है, मान लीजिए पीयूसी में, पीयूसी की बात कर रहा हूँ मैं 420, सो 420 डिवाइड बाय यहाँ पे 600 इंटू यहाँ पे 8% करेंगे, तो ये 5.6। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, आप मैं बता भी जस्ट अब इसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद बोलता हूँ। तो मान लीजिए बीएड डीएड में या 530 है, आउट ऑफ 530 डिवाइड बाय टोटल 700 मान लेंगे, इंटू 2% कर लेंगे, तो 1.15% ही आता है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए ये इसलिए आपको करके बैठना है कि इसका वेटेज आपका कितना हो रहा है, जबकि वेटेज यहाँ पे दिया गया है, इसका वेटेज आप खुद करके बैठेंगे। अब इसे काउंट कर लेंगे यहाँ पे कितना होता है, इसके हिसाब से आप सोचेंगे कि मुझे सीईटी में और कितने ज्यादा यहाँ पे मार्क्स लाने की जरूरत है, और कितना मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक परसेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट देता है। तो पहला इसका वेटेज आप निकालें, आपके पास वक्त है अभी फिलहाल, बहुत सारा वक्त है। आप क्या करें इस तरीके से, आपके अगर टीटी में कितने मार्क्स आए हैं तो आप फिर बाद में पीयूसी या डीएड डिग्री में जितने मार्क्स आए टोटल मार्क्स इंटू 8, फिर बाद में डीएड वगैरह इसमें कितने मार्क्स हैं डिवाइड बाई इंटू 2 करें, इसका वेटेज अब प्लस अब बचता है सीईटी का। जब आप सीईटी एग्जाम दे करके आते हैं, सीईटी एग्जाम दे करके आते हैं और आपको मार्क्स पता चलता है मिनिमम मुझे मार्क्स इतने आने वाले हैं, तो आप 2-3 कैटेगरी करें, इतना आया तो कितना होता, इतना आया तो कितना होता, इतना आया तो कितना होता, उस हिसाब से आप परसेंटेज निकालें, फिर टोटल यहाँ पे आपको काउंट करें, तो तब जाकर आपको टोटल इसी परसेंटेज की बुनियाद पर रैंकिंग रुकती है। ये देखा जाता है आपका ए, न कि सिर्फ ओनली सीईटी, टोटल परसेंटेज इसको ध्यान में रखकर लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट तैयार होती है, मेरिट यहाँ पे बैठने का जो चांसेस है मेरिट लिस्ट इसी पर होती है। टोटल ये बात क्लियर हो गई। तो आप ये काम करें, पहला ये तमाम चीजों को आप गौर से आप खुद ये करें, और सीईटी के लिए कितने परसेंट आपको होना है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और
अच्छा तरह आप फुल प्रिपेयर होके बैठेंगे और फिर बाद में आप परसेंटेज जब एग्जाम लिख के आता है तो आप 3 कैटेगरी, आप मान लीजिए आप 400 में से 300 मिल रहे हैं या 200 मिल रहे हैं या 250 मिल रहे हैं, तो ऐसा नजदीक नजदीक 3 बना ले, 3 बना के तीनों को परसेंटेज निकाल के ऐड करके देखें, तो वहां से आपको एक आइडिया आता है क्या मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, क्या मेरा लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है, क्या मेरा परसेंटेज के हिसाब से इतना रैंक आ सकता है, तो हम उस पर हम सोच सकते हैं। तो ये था वेटेज से किस तरीके से मार्क्स निकालने का एक तरीका। ठीक है, तो वेटेज भी उसमें दिया गया था, वहां पे क्लियर मेंशन किया था, 70 हम सीटी लेंगे, 20 हम टीटी लेंगे, पीयूसी 2% देंगे। तो उस हिसाब से आप अपना क्या करें, यहाँ पे कैलकुलेशन एक पेपर में रखें, बार बार देखते रहें इसे, क्योंकि आपको आइडिया वहां पे रहता है। चलो, तो ये थी कहानी किसकी, वेटेज की। अब इसी में 4 इयर्स जो बीएड वाले हैं, तो उनके लिए वहां पे क्या किया गया, ये दोनों मिला के 10 कर दिया, क्योंकि 4 इयर्स पे क्या होता प्लस बहुत साल पहले के लिए, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या किया टोटली। सो अब बात करेंगे हाई स्कूल लेवल की। ये हुआ 1 to 5th 6 to 8 के लिए, ये सेम टू सेम ऐसा ही है। अब बात करेंगे हाई स्कूल लेवल के लिए। ठीक, तो हाई स्कूल लेवल के लिए वहां पे क्या होगा, सीईटी के लिए आपको 85% कंसिडर करेंगे, 85%, और डिग्री के मार्क्स आपके वहां पे 13%, और जो बीएड है उसके लिए आपको वहां पे 2% वहां पे रखा गया है। तो यहाँ पे इतना रखा गया है, तो इस हिसाब से टोटल यहाँ पे 100% होते हैं। तो ये भी आप निकाल करके रखेंगे दोनों, तो यहाँ पे ज्यादा है तो आप ये दोनों निकालेंगे तो उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल पैड करेंगे हाई स्कूल में। अब इंशाल्लाह हाई स्कूल की बात करेंगे अब नेक्स्ट। अब ये था वेटेज, वेटेज था 1 to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए सीईटी 70, टीईटी इतना, पीयूसी और डीएड या बीएड इतना। नेक्स्ट परसेंट और बीएड के लिए इतने परसेंट। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, मतलब इस एग्जाम को बैठने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए, एज लिमिट। तो जीएम के लिए वहां पे रखा गया है 38 ईयर, अगर आपके कंप्लीट हुए हैं और आप जीएम में क्या है आपका नाम आ रहा है, यानी 8 लाख के ऊपर आपकी फैमिली इनकम है, अब्बा की या घर में या आपकी, तो आप जीएम में कंसिडर होंगे। तो फिर नेक्स्ट टू बी के लिए यहाँ पे 41 ईयर है, 41 ईयर, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनल विद डिसेबिलिटीज पर्सन कैटेगरी 1, और नेक्स्ट एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 43 ईयर्स को रखा गया, 43 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीटी करके पास होते हैं, टीटी जब पास होते हैं तो शायद वहां पे कहीं पे लिखा होगा ये जो सर्टिफिकेट है लाइफ लॉन्ग के लिए है, लाइफ लॉन्ग के लिए है, खत्म, एक बार टीटी पास होते लाइफ लॉन्ग के लिए वो सर्टिफिकेट यूज होती है। लेकिन जब हम कॉल फॉर्म के लिए आते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट है, यहाँ पे एज लिमिट, लाइफ लॉन्ग टीटी देख के हम खुश होते हैं, लेकिन जब हम भर्ती करने बैठते हैं, फॉर्म भर्ती जब करते हैं नोटिफिकेशन के, तो यहाँ पे ऐसी चीजें आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा ये उठाए हैं कि ये थोड़ा इंक्रीज होना है, क्योंकि उन्हीं का रूल है, गवर्नमेंट वाली का ये रूल है। कोरोना के बाद क्या किए हैं वो थोड़ा इसको बढ़ाए हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो जैसा कि वो रेसिडेंशियल आए थे वहां पे 42 43 ईयर्स था, तो ये 45, ये 48 कुछ तो था। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब जो बात आने वाली है वो क्वालिफिकेशन की।
यानी पेपर 1 बैठने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है, तो ये क्वालिफिकेशन की बात होगी। फिर उसके बाद वैकेंसीज की बात होगी। फिर वैकेंसीज में जी बीच में फोन आया सर, आना सभी को साउंड क्लियर आना? हाँ सर। जी शुक्रिया। वैकेंसीज की, और वैकेंसीज में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। फिर पेपर्स की बात करेंगे, कौन कौन से पेपर आपको लिखना है, कैसा लिखना है, तो तमाम बात। चलो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में देखिए 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन वहां पे पीयूसी प्लस डीएड या जो भी वहां पे डिप्लोमा वो पूछा है, पीयूसी प्लस डीएड। और इनके लिए भी यहाँ पे कंपलसरी क्या रखा है, टीईटी आप कंपलसरी क्या होंगे, पास होंगे, तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हो। टीटी कंपलसरी है। और यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स आपको लेना है, ये कंडीशन यहाँ पे रखा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इस तरीके से है कि पीयूसी प्लस डीएड कभी ऐसा पूछा, या इसमें ये भी रखा है पीयूसी प्लस डिग्री भी रखा है, बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन, उसमें वहां पे क्या रखा है 50% रखा है। तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी इन डिटेल बताऊंगा कि दोनों की मिलके 50% है या सेपरेट है। तो एक तो यहाँ पे दिया है पीयूसी 50%, फिर वहां पे एलिमेंट एजुकेशन या फिर डीएड वहां पे 50% है। लेकिन यहाँ पे छूट है थोड़ा किनको, पीडब्ल्यूडी वाले को, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले को यहाँ पे 45% रखा गया है, और साथ ही साथ कैटेगरी 1 वालों के लिए यहाँ पे 45% रखा गया। ठीक है, ये दोनों के लिए यहाँ पे छूट है। बाकी वालों के लिए, जीएम वालों के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 50% रखा है। सो टीटी कंपलसरी यहाँ पे पास होना है। सो वही बात हम करेंगे 6 to 8 वाले की, और इसमें लैंग्वेजेस क्या होंगी, क्या क्या आने वाला है, इन डिटेल इंशाल्लाह बात होगी नेक्स्ट। अब वही हम बात करेंगे 6 to 8 वाले की। यहाँ पे डिग्री में आपको कम से कम, या एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, 50% एग्रीगेट होना। सो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और कैटेगरी 1 वालों के लिए यहाँ पे कितना है, पीडब्ल्यूडी वाले के लिए यहाँ पे 40% है, और वही कैटेगरी 1 वालों के लिए 45% है डिग्री में। ठीक, और कंपलसरी आपको यहाँ पे क्या होना है, टीईटी पास होना, टीईटी पास होना, टीईटी कंपलसरी यहाँ पे पास होना। नेक्स्ट, अब मैथ्स इसमें 6 to 8 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, फिर सोशल साइंस है, फिर बाद में नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइंस है, फिर मैथमेटिकल साइंस है। अब हम मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो डिग्री में कम से कम आपको, डिग्री में मैथ्स एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहना है। साथ साथ आपको साइंस या कंप्यूटर साइंस भी चलता है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़े हैं तो वो भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं तो वो भी भर सकते हैं, होम साइंस पढ़े हैं डिग्री में विथ 50% वो है तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं इस फॉर्म। ठीक है, विथ डिग्री के साथ साथ बीएड भी होना जरूरी है, बीएड भी होना जरूरी है। और बीएड भी वहां पे आपको कंपलसरी क्या रखा है, बीएड के लिए भी आपको सेम, जैसा यहाँ पे मैं बता, ये डिग्री और बीएड दोनों सेम, एग्जैक्ट सेम है। तो इतने आप यहाँ पे मैथ्स में, अगर आप मैथ्स करें, कंप्यूटर साइंस करें, 3 साल तक पढ़ें, या स्टैटिक्स पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, होम साइंस पढ़ें, तो वो मैथ्स में कंसिडर होता है। और साथ साथ आपको बीएड भी करना है, बीएड होने के बाद आप टीईटी पास होना है। अगर आपका टीईटी हुआ, बीएड हुआ और डिग्री में आपका स्टैटिस्टिक्स है, तो तब आप आराम बिना डरे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम साइंस है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सीबीजेड वालों के लिए। सीबीजेड वालों के लिए ये 6 to 8 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 to 8 वालों के लिए। सीबीजेड वालों में कंपलसरी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीबीजेड वालों के लिए केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, और बॉटनी भी पढ़ना है, और जियोलॉजी भी आपको यहाँ पे होना जरूरी है। और विद साथ में आपको क्या होना है, यहाँ पे बीएड भी होना जरूरी है। तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और बीएड भी होना है। और समान की यही यहाँ जो मैं बताया ना, इतने परसेंट एग्रीगेट आपका होना जरूरी है, पीडब्ल्यूडी वाले इतना और कैटेगरी वाले इतना, और फिर बाद में डिग्री अदर
कैटेगरी वाले 50%, जीएम वाले 50%। तो ये है क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आप टीईटी भी पास हैं और बीएड भी हुआ है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इससे पहला जब 2019 की मैं बात करूंगा, तो वहाँ पे कंपलसरी ये रखा था कि डिग्री में मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बस इतना ही पूछा था। दूसरे सब्जेक्ट वालों को वहाँ पे इजाजत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सभी को इजाजत दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम साइंस वाले भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विथ बीएड और टीईटी पास हुए रहना। जी, ये होगा क्वालिफिकेशन। अब हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, ये 1 to 5 के लिए पीयूसी प्लस बीएड, ये 50% और 50%, और पीडब्ल्यू वालों के लिए इतना। नेक्स्ट यहाँ पे 6 to 8 वालों के लिए डिग्री एग्रीगेट 50 होना है, पीडब्ल्यू डी वालों के लिए 40%, कैटेगरी 1 वालों के लिए 45%। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में ये मिनिमम सब्जेक्ट आपके यहाँ पे होना है, और डीएड होना है विद टीटी पास होना है। सीबीजेड वालों के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी होना है विद 50% एग्रीगेट के साथ। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हाई स्कूल वालों के लिए। तो बड़ी दुख की बात यह है कि हाई स्कूल में मैथ्स की पोस्ट ही वहां पे नहीं बताया है, मैथ्स की पोस्ट ही वहां पे नहीं बताया। तो शायद आपको ऐसा सुन के बहुत दुख हो रहा होगा, या कभी ऐसा आपको हुआ होगा, 6 महीने से हम इसी का इंतजार कर रहे थे, 6 महीने से हम रात दिन मोबाइल 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 में पढ़ी किए, नोट्स बनाए। 3-4 मेरे ख्याल से आपके नोटबुक भी भरे होंगे। जब नोटिफिकेशन आते हैं तो उसमें मैथ्स के वैकेंसीज नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। तो सभी को ऐसा हुआ, लेकिन देखिए ये तात्कालिक है, यानी टेम्परवरी है, मुस्तकल नहीं है, आरजी है सिर्फ। क्योंकि नेक्स्ट अब आगे क्या होगा, इसमें वो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसीज थोड़ा कम होंगी बस। क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कानून जो गवर्नमेंट ला रही है ना, वो प्रमोशन का ला रहे हैं, प्रमोशंस यानी अगर आप हाई स्कूल या प्राइमरी में है तो आपकी मिनिमम क्या बोलते हैं उसको, जॉब 15 साल हुआ है या 20 साल हुआ है या 25 साल हुआ है, ठीक है। या आप रिटायरमेंट से मान लो अभी 4-5 साल बचे हैं रिटायरमेंट से, तो उनको वहां पे प्रमोशन देके हाई स्कूल में ले रहे हैं। तो यही इसी वजह से वैकेंसीज नहीं बैठ रही, कहां पर भी नहीं आ रही, ठीक है। आपकी सर्विस 20 साल भी है, 30 साल भी है, तो प्रमोशन दे दे के वहां पे क्या कर रहा है, वैकेंसीज को कम कर रहा है। सो दैट इज बहुत ड्रॉबैक है, बहुत ड्रॉबैक है, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा वो भुगतेंगे। क्योंकि जो जिनकी सर्विस 25-30 साल भी है प्राइमरी लेवल में या हायर प्राइमरी में, तो देखिए अभी वो वेट करते रहते हैं, किनका वेट करते रहते हैं, अपने रिटायरमेंट का। वहां पे आप लेके जाके बड़े क्लासेस को डालेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो पूरा डाउन हो जाती है, एनर्जी उतनी नहीं रहती है, एक बात। और रही दूसरी बात, मेन सब्जेक्ट नॉलेज उतना नहीं रहता है वहां पे, उतना नहीं रहता। वो अपने क्या बोलते हैं फायदे के लिए, पैसों के लिए या तनख्वाह के लिए, या फिर वो टाइम बॉन्ड वगैरह कुछ बहुत कुछ आता है इसमें, उसके लिए वहां पे जा करके ये तमाम चीजें लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है एजुकेशन वालों के लिए। तो ऐसा नहीं, परसों भी ऐसा ही हुआ पीयूसी के लिए, जो हाई स्कूल के टीचर है उनकी एग्जाम तो लिए, एग्जाम लेके कंडक्ट करके उनको क्या दिए, वैकेंसीज दिए हैं या फिर लिस्ट लगाए हैं। तो पीयूसी की भी वैकेंसीज नहीं हो रही बहुत सारे, क्योंकि ऐसा ही कर रहा है। 2014 की बात करता हूँ, देखिए एक नई इंफॉर्मेशन देता हूँ। 2014 से पहले बीओस की वैकेंसीज आते थे, आपको पता है, बीओस केईएस एग्जाम थी, केईएस एग्जाम। ये कौन देते हैं, वो बीओ या फिर दूसरे हाई पोस्ट पर जाते थे, ईओ वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट 2014 के बाद इसको पूरा बंद कर दी, पूरा बंद कर दी।
नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने का नहीं। और हो रहा भी ऐसा था कि नाम के एग्जाम हो रही थी और वहां पे बीच में एकदम हाई लेवल का वहां पे पैसा लेना देना चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से 2014 में ये बंद कर दिया। अगर वो ये एग्जाम बंद करने से अच्छा वहां पे फुल टाइट कानून लाते या फिर अच्छी तरीके से वहां पे इंतजाम करते तो नए नए वहां पे बीओज आते। लेकिन अब फिलहाल ऐसा है कंडीशन, जो हाई स्कूल के जो एचएम्स हैं, जो आखिर की 2 साल या 1 साल जिनका बचा होता है और जिनका इन्फ्लुएंस एमएलए अगर बड़े बड़े हाई रिक्रूटमेंट है, तो उनको बीओ की सीट वगैरह दी जाती है। वहां पे बीओ की सीट या पैसा देके वो जाते हैं वहां पर भी। तो ये पैसा देना यहाँ पर भी नहीं रुका है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एज के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और बहुत बड़ा खामियाजा अपने तो 10 साल के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, थक गए होते हैं अपनी नौकरी से, जॉब से। तो वो इससे लोगों को जाकर आप बीओ बनाते हैं या फिर बड़ा अहदा देते हैं, तो उनके पास सोचने की सलाहियत क्या होगी, कुछ भी नहीं रहती वहां पे। तो इस हिसाब से ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है और एक गलत फैसला है। आप एग्जाम लें, नए जनरेशन को आने का मौका दें बड़े बड़े ओहदे पर, तो तब देखें कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पे आने देखने को मिलते हैं। बहरहाल, तो बात इसीलिए मैथ्स की वैकेंसीज को वहां पे नहीं बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली 4 साल, 4 या 5 साल पीछे वो भर्ती हुए हैं प्रमोशन लेके। तो उस वजह से वैकेंसीज बिल्कुल कम आ रही है वहां पे मैथ्स के लिए। और मेरी एक राय मैं आपको ये बताता हूँ, बीजापुर में मुझे ऐसा सुनने को मिला, जितने भी हाई स्कूल हैं वहां पे कहीं पर भी एक मैथ्स की वैकेंसी खाली नहीं, कहीं पर भी। मैं कभी ऐसा सोचा, बात किया हमारे जरा ऑफिसरों से कि मुझे थोड़ा हाई स्कूल को डिप्रेशन डालो बोल के पढ़ाने के लिए, तो वो बोले कहाँ पर भी एक सीट रहे तो बोलो, हम डालते हैं बोले। मुझे अभी तो कोई सीट ही नहीं मिली बीजापुर में। बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाई स्कूल्स हैं, वो तमाम हाई स्कूल्स में हर मैथ्स का टीचर है। क्यों? द रीजन इसका यही है, बहुत कम है जी। तो प्रमोशन ले लेके आप लाएंगे तो वैकेंसीज नहीं आती, इसीलिए 10 साल 12 साल 20 साल के बाद वैकेंसीज करना पड़ता है, तब भी उसमें एक एक ऐसा बड़े बड़े अच्छे सब्जेक्ट छूट जाते हैं। अब रही बात किसकी, अब बात करेंगे हम वैकेंसीज में। मैथ्स की वैकेंसीज नहीं है, सीबीजेड वगैरह थी, ये तमाम बातें मैंने आपको बताया। बायोलॉजिकल साइंस, हाई स्कूल में बायोलॉजिकल साइंस वहां पे है, बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस या सीबीजेड वाले जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, सीबीजेड वाले, तो उनके लिए थोड़ी वैकेंसीज वहां पे दी गई है। तो वो वैकेंसीज में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री कंपलसरी पढ़ना, और फिर बाद में बॉटनी पढ़ना, फिर जियोलॉजी वहां पे पढ़ना, विद बीएड यहाँ पे होना। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन टीटी वगैरह नहीं रखा है जी। बिल्कुल मैडम जी, मैं वही बोल रहा हूँ, बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाई स्कूल हैं वहां पर कहीं भी एक मैथ्स की सीट खाली नहीं है। मैं डेप्यूटेशन जाना सोचा था मेरा प्राइमरी से हाई स्कूल डेप्यूटेशन है ना, पैसे पढ़ाने, तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। तो गलती से क्या हुआ, मेरे मेरे स्कूल की बाजू एक हाई स्कूल है उर्दू, 3 किलोमीटर दूर। गलती से वहाँ के मैथ्स के टीचर क्या हुए, प्रमोशन हो के एचएम बने, प्रमोशन हो के एचएम बने। अब वहाँ पे मैथ्स के खाली है, वो बुला रहे हैं और ऑलरेडी ऑर्डर वगैरह हुआ है, बीओ वगैरह ऑफिस में पूरा वेट कर रहा है। तो कभी वह मिलेगा तो इंशाल्लाह प्राइमरी से हाई स्कूल जाने का एक मौका मिलता है, सिर्फ थोड़े महीनों के लिए, परमानेंट नहीं। तो बात ये चल रही थी। फिर अब वैकेंसीज की तरफ आएंगे, वैकेंसीज की तरफ। वैकेंसीज क्या क्या है, कैसा है, एक थोड़ा हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 15,000, 15,000, 15,000, ये ऐसा ख्वाब है जो आपको धोखे में रखता है। ठीक है, ये ऐसा ख्वाब है जो आपको हमेशा धोखे में रखता है, या फिर ये एक ऐसा सपना है, जैसे हम नींद से उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं तो सपना पूरा चकनाचूर होता है, ऐसा ख्वाब है। 15,000 दिखने 15,000 है, लेकिन हकीकत में आपको कितने आते हैं अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। देखिए किसकी की वैकेंसी कितनी कितनी है यहाँ पे बताता हूँ। 1 to 5th वालों के लिए यहाँ पे एसके और नॉन एसके की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैदराबाद कर्नाटक के एस्पिरेंट्स भी हैं। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 900, सिर्फ 900 है। तो इसमें
एसके वालों के लिए 800 है और नॉन एसके वालों के लिए 100। ठीक, ये वैकेंसीज। और ये 100 जो है ना नॉन एसके यानी वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बकिया जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो 100 में फाइट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटना है आपको, फिर 100 में बीजापुर के इतने, बागलकोट के इतने, बेलगांव के इतने, फिर बल्लारी तो बहरहाल उधर आता, फिर बेंगलुरु को, मैसूर को, सभी डिवीजन वाइज आपको 100 में बांटना है। तो आप हिसाब लगाएं, 100 में 100 वैकेंसीज हैं, खत्म हो गया। 100 में उर्दू वालों के लिए कितने हैं वो बांटना, उर्दू वालों के लिए वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, तो आप सोचें, मान लीजिए गलती से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को 20 आता है, 20 में उर्दू वालों के लिए कितने होंगे। हाँ, ये तमाम, और एक जो नोटिफिकेशन आती है वहां पे तमाम इन डिटेल आता है, हर डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन आती है वहां पे होते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक कच्चा खाका बता रहा हूँ। 100 में मान लीजिए बीजापुर है या आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, 20 वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज आए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, 20 वैकेंसीज प्राइमरी के लिए हैं। तो उसमें उर्दू मीडियम के लिए आपको सोचेंगे हार्डली मैं समझता हूँ 5 या 6 होंगे बस, 5 या 6, ये भी बहुत बोल रहा हूँ। 5-6 हर एक डिस्ट्रिक्ट को अगर हम बुलाएंगे 100 में, अगर हम सिर्फ उर्दू की बात करेंगे कितने आएंगे, तो हार्डली मैं समझता हूँ 20 होंगे सब। 20 बहुत हाईएस्ट पकड़ा हूँ 20, इतनी ज्यादा नहीं होता। तो 20 100 में, फिर ये 20 को हर एक डिस्ट्रिक्ट में बांटना है। बीदर वालों को देना है, गुलबर्गा वालों को देना है, बेलगांव वालों को देना है, बीजापुर वालों को देना है। आप कितने कितने बांटेंगे। तो वही बोला ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हकीकत नहीं है, ये एक ख्वाब है। हाँ, मान लीजिए बेलगांव वाले को 1-2 सीट आते हैं, अब 2 सीट के लिए प्राइमरी के लिए फाइट करेंगे, 2 सीट के लिए। और मान लीजिए यहाँ पे बीदर वालों के लिए 1 सीट है या 4 सीट है, तो बीजापुर वाले क्या करता है, तो यहाँ पे देखते हैं बेलगांव वाले में 2 है, बीदर में 4 है, बीजापुर में 1 है। तो बहुत सारे क्या करते हैं बीजापुर वाले, इधर यहाँ पे आके एप्लीकेशन भरता है, यहाँ पे फॉर्म भरता है, यहाँ पे वो क्या करता है, फाइट करता है। तो हकीकत है ये जो मैं बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी है, ऐसा ही यहाँ पे कुछ होने वाला। और जो ये 15,000 ये ऐसे हैं, 15 लाख जो हमारे खाते में जमा होते हैं ना, ये वैसा ही झूठा ख्वाब है। तो बहरहाल जिसकी मेहनत अच्छी रहती है वो 1-2 को वहां पे आते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे 6 to 8 वालों की। 6 to 8, 6 to 8 वालों के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है। 6 to 8 वालों के लिए टोटली यहाँ पे 8,500 पोस्ट है, 8,500 पोस्ट। तो इसमें यहाँ पे एसके वालों के लिए भी बांटा गया है और नॉन एसके वालों के लिए बांटा गया। तो यहाँ पे एसके वालों के लिए है 3,228 है, और यहाँ पे 5,227, 5,272 नॉन एसके वालों की। ये 6 to 8 5,000 पोस्ट, बहुत खुशी की बात है। 6 to 8 5,000 पोस्ट, लेकिन 6 to 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज, ठीक है, फिर कौन सा है, सोशल साइंस है, फिर कौन सा है, मैथमेटिकल साइंस है, फिर कौन सा है, फिर है बायोलॉजिकल साइंस। यानी ये 5,000 पोस्ट हर एक में बटेंगे। अब फिर से मान लीजिए इसको मैं देता हूं 1,000 पोस्ट, 1,000 पोस्ट, 1 के 1,000 ही पोस्ट समझ लेंगे, ठीक है। या फिर आप 1,200 अगर आप पकड़े, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, थोड़ा ऐसा ही, ज्यादा होते हैं फिर भी एक लमसम में यहाँ पे पकड़ लेना, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना। तो मतलब 6 to 8 5,272 जो वैकेंसीज हैं, अब यहाँ पे बटने वाली है। लैंग्वेजेस में इतने बटेंगे, सोशल साइंस में इतने बटेंगे, मैथ्स में इतने बटेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में इतने बटेंगे, ठीक। अब मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स को कितने सीट मिले, 1,200 वैकेंसीज आपको मिली। अब 1,200 वैकेंसीज हर डिस्ट्रिक्ट को बांटना है, यहाँ पे अब हर डिस्ट्रिक्ट को बांटना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को। फिर 1,200 में
1200 सीट में यहाँ पे वो बांटेंगे, कैसा बांटेंगे पता? यहाँ पे बांटेंगे मीडियम वाइज, मीडियम। कन्नड़ा मीडियम के इतने हैं, उर्दू मीडियम के इतने हैं, मराठी के इतने हैं, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चलता है, इंग्लिश वगैरह तो यहाँ पे नहीं आता। तो फिर इसकी वैकेंसीज अलग अलग होती है, अलग अलग। तो हार्डली उर्दू मीडियम वालों के लिए देखिए, अब 1200 आपकी डिस्ट्रिक्ट को आए, समझ लीजिए, या 1200 यहाँ पे मैथ्स के लिए आए हैं, मैथ्स के लिए आए। और इसमें आप उर्दू मीडियम को अलग करेंगे। मान लीजिए उर्दू मीडियम में हार्डली मैं 200 पकड़ा हूँ, ऊपर की 200 हमारे उर्दू मीडियम के लिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए पिछली बार 13,700 कुछ पोस्ट थे, 13,000 में सिर्फ 700 वैकेंसीज उर्दू मीडियम वालों के लिए थी, 700 वैकेंसीज। यानी वो जो 13,000 है वो दूसरों के लिए थी। बात क्लियर हुई? तो ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। तो ये 200 ऊपर की मैं ले लेता हूं, 200 पोस्ट जीपीएसटीआर उर्दू मीडियम मैथ्स के लिए दिया जाएगा। ऐलान हुआ या पूरा काउंट होगा इसमें? क्या है? जीपीएसटीआर 200 पोस्ट मैथ्स सब्जेक्ट उर्दू मीडियम वालों के लिए दिया गया। अब ये 200 पोस्ट को क्या करता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। वो 200 पोस्ट को बीदर को, गुलबर्गा, बेलगावी, बल्लारी, रायचूर, कोप्पल, बीजापुर, बागलकोट, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को बांटते हैं, ठीक है। तमाम डिस्ट्रिक्ट 200। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट ये है या ये है, इसको सीट आपको मिल जाता है यहाँ पे हार्डली 17 से 18 या ज्यादा से ज्यादा 20 समझिए, 20, क्योंकि ऐसे थोड़े ऐसे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उर्दू की स्कूल ही नहीं है टोटली, ठीक है, वैसे भी स्कूल था, या फिर वहां पे वैकेंसीज भी ना के बराबर होती है। 13,000 पोस्ट में एक भी वैकेंसी उर्दू की नहीं थी वहां पे, थोड़ा ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट था। हार्डली 20 वैकेंसीज मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट को आ गए, आपके डिस्ट्रिक्ट को 20 वैकेंसीज आ गए। अब वो 20 वैकेंसीज आने के बाद आप खुश नहीं होना है, यहाँ पे फिर बटेंगे वो, यहाँ पे ऐसा बटेंगे, 2B को इतने देंगे, वुमेन्स को इतनी सीट होंगे, वायन को योजना वाले इतना देंगे, और फिर वहां पे थर्ड जेंडर लिंक्स इतने देंगे, एक्स सर्विसमैन को इतने देंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, फिर बाद में 2B, 3B, 2A, ये तमाम बांटेंगे। कितने? 20 पोस्ट। गलती से ये जो 20 पोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो मैं बात कर रहा हूँ 2B में ज्यादा आना है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले 2B में रहते हैं, या कैटेगरी 1 में ज्यादा आना है, या GM भी रहता है यहाँ पे, GM में। तो 10 यहाँ पे क्या होता है, GM फाइट करता है, 10 GM हो जाता है। मान लीजिए 20 आपको मिले हैं तो 10 GM, यानी कोई भी फाइट कर सकता है। तो फिर जो 10 बचते हैं तो हार्डली आपको 2B में मान लीजिए 2 से 3 पोस्ट आता है। बाकी के जो 7 पोस्ट बचते हैं ये दूसरी कैटेगरीज में चले जाते हैं, दूसरी कैटेगरीज में चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरीज में अगर चले गए, कैटेगरी 1 भी ओके फाइट कर सकता है, चले गए तो मान लीजिए 5 ऐसे पोस्ट आए दूसरे कैटेगरीज में चले गए, 3B 2A में चले गए, या एक सर्विसमैन वगैरह में चले गए, ये पोस्ट आपके हाथ नहीं आते, याद रखिए, ये पोस्ट आपके हाथ नहीं आते। यानी ये पोस्ट निकाल करके भी फायदा नहीं है, इसको आप फाइट नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए आप फाइट नहीं कर सकते। हाँ, कब कर सकते हैं? 5 पोस्ट आप कब करेंगे? पूरा आपका मान लीजिए लिस्ट वगैरह तैयार हुई, गवर्नमेंट क्या करते हैं वहां पे, हाँ सर, GM तमाम लोग फाइट कर सकते हैं। पहला आप GM में करेंगे, मतलब जब भी आपका रिजल्ट आता है GM से शुरू करते हैं, GM के बाद GM में नाम नहीं बैठा तो कैटेगरी में देखते हैं। कैटेगरी में मान लीजिए कैटेगरी है, कैटेगरी में आप वुमेन है, वुमेन में एक सीट है तो वहां फाइट हो सकती है। कैटेगरी 1 में आप वायन है तो वहां पे हो सकती है। कैटेगरी में आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे हो सकती है। 2B में, वहां पे कैटेगरी में नहीं बैठा, फिर 2B में अदर्स बोल गया था, अदर्स में रहा तो वहां पे फाइट होती है। वुमेन्स रहा तो वहां पे, मतलब यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे लाके आपको देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता।
तो उस तरीके से सीट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाता है। तो 5 सीट यहाँ पे बच जाते हैं, तो वो 5 सीट हमारे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो 5 सीट के बारे में दुआ करेंगे कि वो 5 सीट को जीएम में कन्वर्ट करें बोल के। हाँ, एक बात याद रख लीजिए, अगर SC ST की सीट उर्दू मीडियम में है तो पीवर कन्वर्ट होके वो क्या होता है, जीएम में कन्वर्ट होते हैं, पीवर कन्वर्ट होके। पिछली बार ऐसा ही हुआ है, पीवर 9 सीट थे यहाँ पे, 9 पूरे सीट हमारे कन्वर्ट होके आ गए। तो SC ST की सीट कन्वर्ट होते हैं, बाकी की जो कैटेगरीज हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। तो शायद मैं आपको एक क्लास लिया था पिछले एक 2-3 महीना पीछे कि एक नई लिस्ट टीचर्स की छोड़ी है, उनको जॉब मिली है बोल के। वो वही टीचर्स थे जो 5 वैकेंसीज बचे थे दूसरे कैटेगरीज में, वो गवर्नमेंट से फाइट करके बोले कि उर्दू मीडियम में सिर्फ मुस्लिम होते हैं, फिर माइनॉरिटीज होते हैं, यहाँ पे कोई अदर कास्ट नहीं होता है। आप क्या कीजिए, बराए मेहरबानी 5 सीट को कन्वर्ट करके दिए तो हमको आगे थोड़ा अच्छा होता है बोल के गवर्नमेंट से फाइट करके तमाम चीजों को वो लागू किए, तब जाके वो 5 के 5 मिले। लेकिन वो पिछले साल उतना ही खत्म हुआ है। अब अगले हर बार ऐसा आप कर सकते हैं, उसके लिए आप बहुत बड़ा फाइट करना है। तो बहरहाल जो मैं आपको एक खाका बता रहा था, तो शायद बहुत दूर मैं आपको ले गया हूँ। आपको कितने सीट मिले, 20, वो भी कहाँ से, आपकी डिस्ट्रिक्ट से। टोटल वैकेंसीज 200 थी उर्दू मीडियम में GPSTR में, ठीक है। और GPSTR मैथ्स में 1200 थी, 1200 में उर्दू मीडियम में 200 मिले, 200 में फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट को बांटे, आपकी डिस्ट्रिक्ट को 20 आए, 20 में फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2B कैटेगरी तमाम चीजों को क्लासिफाई किया गया। उसमें आपको ढूंढना है कि आपकी सीट कितने हैं, आप कितने को यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो वही जस्ट मैं अभी आपके सामने वही बोला, मिनिमम आपको कितने आए यहाँ पे सीट, मान लीजिए 20 में 15 सीट मिले, बहुत पकड़ रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा पकड़ रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं आता है, 15 सीट आए मिनिमम। 15 सीट के लिए आप फाइट करेंगे, 15 सीट के लिए आप फाइट करेंगे, 15 सीट, ठीक है। 15 सीट के लिए आपको फाइट करना है। ये जो अभी बोला मैं 15,000 पोस्ट, 15,000 पोस्ट धोखा है, आपको मिलेंगे सिर्फ 15। और वो डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए ज्यादा है 15 पोस्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 7 पोस्ट है या 4 पोस्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट के जो एस्पिरेंट सोचेंगे इतने में तो यहाँ काम नहीं जो बनता है, यहाँ पे थोड़ा फाइट करेंगे बोल के दूसरे क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ पे आके फाइट करता है। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले, यहाँ पे आपको 15 सीट मिले समझिए, ये दूसरे यहाँ पे अच्छे जो परसेंटेज जिनका है वो आके यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बोला था आपको मैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एट ए टाइम एग्जाम चलेगी बोल के, तो आपको भर सकते हैं फॉर्म, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप भर सकते हैं, लेकिन लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि कौन से एग्जाम कहाँ पे आप बैठेंगे। जहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है तो तमाम लोग वहीं पे खुद पढ़ेंगे, वहीं पे खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है एक्चुअल हकीकत, ये है एग्जाम। फिर आप यहाँ पे ये भी सोचना है, मान लीजिए आप ये भी डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, कहाँ पे बैठना है। यहाँ पे वैकेंसी समझिए 7 है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होते हैं कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है, कहाँ पे ज्यादा फिट होती है, कहाँ पे नहीं होती। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह जब ये पूरी वैकेंसीज की लिस्ट आती है ना, तब मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट क्लास लूंगा, कैसा आप डिसाइड करना है, कैसा इसको फॉलो करना है, कैसा आप दिमाग लड़ाना है, किस तरीके से आप तमाम चीजों को आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह इस पर मैं जब पूरी वैकेंसीज आती है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उसको सामने रख करके एक अच्छा सा एक आपके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश करूंगा, जिससे आपको इजी से मालूम पड़े कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट है, कितने हमको अवेलेबल है, कितना हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कच्चा खाका है, मिनिमम छोटा छोटा मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो बात चल रही थी 68 में कितनी वैकेंसीज आए हैं, 8,500 वैकेंसीज आए हैं, उसमें एसके वाले इतना ले गए, यहाँ पे हम फाइट नहीं कर, जाके फाइट कर सकते हैं, लेकिन नया रूल है, नया रूल आने की वजह से बहुत सारे यहाँ पे पीछे आ जाता है। पहला था वो जाके आप फाइट कर सकते हैं। अब फिर मान लीजिए आप नॉन एसके हैं, तो यहाँ पे आ गए 5,000, कम से कम 5,200, चलो अच्छी बात है। 5,200 में फिर यहाँ पे लैंग्वेज वाले बोलते हैं हमारे भी हैं, सोशल साइंस वाले बोलते हैं ये भी हमारा है, मैथ्स वाले बोलते हैं ये भी हमारा है, बायोलॉजी वाले बोलते हैं ये भी हमारा है।
तो मैथ्स वालों को दिल तसल्ली के लिए एक 1200 सीट यहाँ पे दे जाते हैं। तो 1200 में फिर यहाँ पे मीडियम आता है, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए क्या करते हैं, एक 200 पोस्ट वहाँ पे देते हैं। 200 बहुत बोल रहा हूँ जी मैडम, एट ए टाइम होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम एट ए टाइम होगी। स्टार्टिंग वही बोला मैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एच के नॉन एच के की जो एग्जाम है एट ए टाइम एक ही वक्त में 10 बजे शुरू होगी। जो भी टाइम वहाँ पे दिया जाएगा उस वक्त में शुरू होती है। ठीक, फिर यहाँ पे 1200 में 200 को उर्दू वालों की दिए, उर्दू वालों को दिए। और 200 में क्या करता है, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बांटता है। तो हार्डली आपको कितने 15 आते हैं। 15 में आपको यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सीट को चुराएंगे। यानी चुराएंगे मतलब एक सीट को आप फाइट करके लेंगे। आप सोचेंगे मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, मुझे एक सीट, मेरे लिए एक काफी है, बाकी जो भी रहने दो चलता है, लेकिन मुझे एक सीट यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से आप फाइट करना है, इस तरीके से सोचना है। ठीक है, अब यहां से आपको कंपटीशन क्या है, बढ़ता है। यहाँ से कंपटीशन बढ़ता है। और रही बात, थोड़ा कंपटीशन जब बढ़ता है तो साथ में वो 35% जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या है, दम तोड़ देते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार इजी भी होता है जी। और रही बात, एक मिनट मैडम, तमाम सवाल इंशाल्लाह मैं लूंगा। थोड़ा मुझे और एक लास्ट एक क्वेश्चन का एक बता करके बात खत्म करूंगा, तो फिर हम इंशाल्लाह आपके सवालात मैं ले लेता हूँ। तो ये थी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से यहाँ पे होती है, आपको किस तरीके से फाइट करना है, तमाम चीजें यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे पेपर्स की। पेपर्स की तो सबसे पहला एक दो क्वेश्चन यहाँ पे, सीटीटी एलिजिबल हो तो इसकी जी मैम, सीटीटी दोनों के लिए भी, एचके और नॉन एचके के लिए दे सकते हैं सीटीटी। अगर आपका पासिंग है या पास हो चुके हैं तो चलता है। एचके वालों नॉन एचके वाले एग्जाम नहीं दे सकते तो जी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे जी पिस्टियर में नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिग्री में रखा है, सिर्फ डिग्री में, डिग्री में आपका 50% ले रहा है, क्योंकि डिग्री वहां पे पकड़ रहा है। तो डिग्री वालों के लिए वो जो मैं बताया 1 to 5th पीएचडी वालों के लिए जी। ये था आपकी जो ओरल क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे पेपर्स की जी। पेपर्स के बारे में मैं समझता हूँ आप तमाम जानते हैं और जान चुके हैं। तो 1 to 5th, पहले 1 to 5th की बात करेंगे या डायरेक्ट यहाँ पे है कोई प्राइमरी वाले, ये थोड़ा हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट 6 to 8 पर आता हूँ। है मैडम? सर मैं हूँ सर। हाँ सर। जी जी, शुक्रिया मैम। चलिए, हाँ सर, तो 1 to मेरा है। 5th जी जी, 1 to 5th वालों के लिए यहाँ पर भी कितने 3 पेपर को रखा गया है। पेपर 1 जो है वो भी 150 मार्क्स का होना है। तो 150 मार्क्स को आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 53 मार्क्स यहाँ पे आपको लेंगे, 53 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे ईच पेपर रखा है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं रखा, ईच पेपर रखा है, तो इस हिसाब से 53 मार्क्स आपको यहाँ पे लेना है। एक बात होगी। दूसरी बात, इसमें पेपर 1 में आपको क्या क्या आता है, यहाँ पे जीके आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, और फिर बाद में जनरल कनाडा यहाँ भी आता है, और जनरल इंग्लिश यहाँ पे भी आता है। और फिर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन देखिए आपके ये जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, इतना काफी है, ज्यादा कुछ वहाँ पे इन डिटेल नहीं होता। 6th 7th 8th के लिए वैल्यू एजुकेशन वहाँ पे आए हैं, बुक्स आए हैं। इस बार सेपरेटली उसको प्रिंट करके दिया गया है, तो वो उसको आप कभी कभार पढ़ सकते हैं जी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन भी, फिजिकल, ये तो बुक आप तमाम जानते हैं। फिर बाद में कंप्यूटर भी यहाँ पे पूछते हैं, कंप्यूटर। ठीक, तो इसके यहाँ पे क्या है, पेपर 1 में पूछने के जीके है, और यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी, जनरल कनाडा है। यहाँ पे जनरल कनाडा मुझसे मुराद ये वो कनाडा नहीं रहेगी, ये भी एकदम सिंपल सिंपल मोटा मोटा कनाडा जो ग्रामर है इसके यहाँ पे पूछा जाता है। और जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा। ठीक, और वैल्यू एजुकेशन, और यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन, और ये हो रहा कंप्यूटर सर लिटरेसी। मेंटल एबिलिटी इसमें ऐड नहीं किया गया मैडम, देखना थोड़ा, मैं और एक बार देखिए बोलता हूँ, बस इतना है वहां पे था। ये 1 to 5th वालों जी, 1 to 5th वालों के लिए। सो 1 to 5th वालों के लिए और एक पेपर रहेगा, पेपर 2, ये स्पेसिफिक पेपर रहेगा, यानी
आप सिर्फ PhD वालों के लिए दो चांस है, ठीक है। या तो आप लैंग्वेज वाले बन सकते हैं, नहीं एक ही चांस है, स्पेसिफिक पेपर यहाँ पे रहेगा, सभी के लिए कॉमन रहेगा यहाँ पे। तो एक है मैथ्स रहेगा, सो EVS रहेगा, सो नेक्स्ट यहाँ पे सोशल साइंस रहेगा, SS रहेगा। बस यहाँ पे इतना दिया है। और ये टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का लेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना लेना है यहाँ पे, 53 मार्क्स आपको यहाँ पे लेना है 150 में से। जी, ये एक बहुत अच्छी बात आपने उठाई मैडम, नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम करा रहा है स्कूल एजुकेशन वाले कर रहा है, स्कूल एजुकेशन वाले एग्जाम करा रहा है। तो वो KEA वाले जो कराते हैं एग्जाम, वो कंपलसरी नेगेटिव मार्क्स रखते हैं। जैसा कि रेसिडेंशियल एग्जाम जो आए थे हाई स्कूल वालों के, तो उनके लिए नेगेटिव मार्क्स है विथ क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों रखा है। इसके लिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं, आप बेफिक्र रहे। यहाँ पे आप जो चाहे, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आप एक भरेंगे तो सही हुआ तो आपका लक। चलिए नेक्स्ट पेपर 2 स्पेसिफिक पेपर रहेगा, जिसमें मैथ्स, EVS और सोशल साइंस रहेगा, और टोटल ये 150 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना है, 53 मार्क्स लेना है। सो नेक्स्ट पेपर 3 यहाँ पे बहुत सारे डिस्कस चल रही है कि पेपर 3 मान लीजिए मैं उर्दू मीडियम से हूँ, तो मैं कन्नड़ा कैसा पेपर दूं और इंग्लिश। अभी तक जो भी था कहानी, पेपर 3 स्पेसिफिक पेपर, मतलब आप जो 10th में पढ़े हैं, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उस पर आपको वहां पे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों लिखना बोल रहे हैं। तो आगे जाकर ये चेंज होता है, कन्नड़ा चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता। क्यों बोलिए, यहाँ पे कन्नड़ा जाके उर्दू हो सकता है, कन्नड़ा जाके उर्दू हो सकता है, उर्दू प्लस इंग्लिश हो सकता है, उर्दू प्लस इंग्लिश हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब जो भी यहाँ पे बुक्स आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स आ रहे हैं, वो बायलैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। यानी कन्नड़ा उर्दू भी है और इंग्लिश भी। तो इस हिसाब से ये दोनों के रखने की पॉसिबिलिटीज है। अब मान लीजिए वो कन्नड़ा वालों के लिए कन्नड़ा और इंग्लिश कंपलसरी रखा है, तो वो मॉडिफाई करके उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू और इंग्लिश रख सकता है, उर्दू और इंग्लिश रख सकता है। पेपर 1 से 150 में से 53 लेना है। पेपर 1 सब्जेक्ट से कितनी भी लेने की कंडीशन नहीं है। नहीं, पेपर 1 में कंडीशन है मैडम, 53 मार्क्स को वो मिनिमम लेना है, कम से कम 53 लेना है। क्वालिफाइंग मार्क्स ये 53 लिए तो नेक्स्ट अब क्वालिफाई होता है, यहाँ पर भी 53 लिए तो क्वालिफाई होता है। पेपर 3 में कितना टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में आपको कितना 35 मार्क्स लेना है। 35% पूछा तो 35 मार्क्स यहाँ पे आप लेंगे, ठीक। तो बात यही बता रहा था मैं, अगर मान लीजिए कन्नड़ा वालों के लिए कन्नड़ा और इंग्लिश कंपलसरी रखा है, तो उर्दू मीडियम वालों के लिए ये रख सकता है, उर्दू और इंग्लिश वहां पे कंपलसरी रख सकता है। क्योंकि अब जो नया दौर है, वो जो टेक्स्ट बुक्स है कन्नड़ा और उर्दू और कन्नड़ा दोनों एट ए टाइम प्रिंट होके आ रहे हैं। तो बेल लैंग्वेज की बहुत सारे ये भी चले हैं, क्या बोलते हैं, मीटिंग्स, और फिर बाद में ट्रेनिंग वगैरह चली है। तो इस हिसाब से उर्दू और इंग्लिश 100% आता है। जी, PhD इनको भी, आपको भी क्या रहता है, PhD वालों के लिए पेपर 3 रहता है, वहां पे उर्दू और ये डिस्क्रिप्टिव रहता है। यहाँ पे पेपर 2 50 मार्क्स वहां पे क्या होता है, MCQs होता है, और 100 मार्क्स यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले रहता है। 1 to 5th वालों की बात कर रहा हूँ मैं, 1 to 5th वालों की, ठीक। बात क्लियर हो गई। तो पेपर 1 150 मार्क्स GK, चाइल्ड डेवलपमेंट, जनरल कन्नड़ा, जनरल इंग्लिश, वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे पेपर 2 स्पेसिफिक पेपर रहता है, इसमें 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें 50 MCQs, 100 डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो उसमें से आप कितने लेना है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 53 लेना है। पेपर 3 अब तो फिलहाल कन्नड़ा और इंग्लिश बोल रहा है, तो आगे अगर चेंज भी हुआ तो उर्दू और इंग्लिश होता है, उर्दू और इंग्लिश। इसको टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 होता है, और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने होते हैं, 35। अब हम बात करते हैं GPSTR की 6 to 8 वालों के लिए। तो 6 to 8 वालों के लिए पेपर 1 जो होता है, तो अगेन वही होता है, जनरल कन्नड़ा होता है, फिर जनरल इंग्लिश होता है, फिर GK होता है, जनरल नॉलेज होता है, फिर कंप्यूटर, CA होता है,
सो नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। एजुकेशन ये आपको दिया गया, आप तमाम जाके देखिए। और फिर बाद में इतने चीजें यहाँ पे होते हैं। जनरल नॉलेज और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी वगैरह उतना ज्यादा नहीं आता है, इसमें नहीं देता है, नहीं पूछता है। और लास्ट टाइम हार्डली ये क्या 2 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से आए थे, ठीक है। जीके जनरल और जीके में बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। वहाँ पे फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये वो बहुत सारे ऑप्शन होता है। तो बहरहाल जीके बोल के हम उसको कंसिडर कर देंगे। तो जनरल इंग्लिश, जनरल कन्नड़ और यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे है एजुकेशन साइकोलॉजी विथ ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये तमाम चीजें वहाँ पे ग्रुप में सेंड किया हूँ, देखिए ये इसका सिलेबस है। और ये कितने मार्क्स का होने वाला, ये 150 मार्क्स का होने वाला। तो इसमें पूरा एमसीक्यूज रहेंगे, पूरे एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेना है, 150 में से 53 आपको मिनिमम लेना है क्वालिफाई होने के लिए। 53 या तो 52.5 लेना, इतने तो नहीं मिलते हैं, रहा तो सही होता है, या तो पूरा मिलता है या तो आधा मिलता, 0 मिलता है, ठीक। तो ये पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 की हम बात करेंगे। तो पेपर 2 जो है वो क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर भी 50 एमसीक्यूज और 100 रिटर्न यानी डिस्क्रिप्टिव्स, ठीक है। तो दोनों मिलके आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है, क्वालिफाइंग के लिए 53 मार्क्स यहाँ पे लेंगे। और इसमें जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स वालों के लिए खुशखबरी है कि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है, मैथ्स प्लस फिजिक्स, खत्म। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात, क्योंकि इससे पहले जितने भी हम एग्जाम दिए हैं वहां पे मैथ्स भी पढ़े हैं, फिजिक्स भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, और हार्ट का डायग्राम भी पढ़ना है, फिर ह्यूमन डाइजेशन पढ़ना है, फिर क्या फेफड़े गुर्दे सभी पढ़ना था। लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स 2 पढ़ेंगे, काफी है। किन के लिए, मैथ्स वालों के लिए, जीपीएसटीआर 6 to 8 वालों के लिए मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे, काम खत्म। मिलके कितने आएंगे, 150 मार्क्स आएंगे। तो मान लीजिए एमसीक्यूज यहाँ पे ये 25 मार्क्स और ये 25 मार्क्स, और 100 मार्क्स यहाँ पे कैसा होता है, A50 और A50 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 75 फिजिक्स से आता है और 75 यहाँ पे मैथ्स से आता है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब मैं समझ रहा हूँ अभी तक आप बायोलॉजी पढ़े हुए थे, शायद केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप, ओके। ये यहाँ पे यूज होता है जनरल नॉलेज में, एक आता है जनरल साइंस बोल के आता है, वो वहां पे यूज होता है। तो उसके लिए आप डरेगा नहीं, जो भी आप पढ़े हैं उसका वेस्ट होने वाला नहीं। अब रही बात ये पेपर 2 का हुआ, पेपर 2 150 मार्क्स का। इसमें रिटर्न और मल्टीपल चॉइस होंगे, मल्टीपल चॉइस 50 और रिटर्न 150। क्वालिफाइंग मार्क्स 53 आपको लेना है। तो फिजिक्स और मैथ्स इसमें पढ़ना है। सो पेपर 3 के लिए आपको अगेन यहाँ पे कन्नड़ा और इंग्लिश इसमें दिया गया है, आगे जाके चेंज होके क्या होता है, उर्दू और इंग्लिश होने वाला है, उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। तो या फिर समझ लीजिए बहुत सारे लोगों ने वहां पे इंग्लिश निकाल दो, क्योंकि कन्नड़ा वालों को इंग्लिश बहुत हेवी होता है। उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश आराम से कैच कर लेते हैं, लेकिन कन्नड़ा मीडियम वालों के लिए इंग्लिश थोड़ा हेवी होता है। तो वो बोल रहे हैं कि इसको इंग्लिश को थोड़ा मत रखिए, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल भी हुआ तो प्योर या तो उर्दू होता है, खत्म। अगर नहीं वो कंपल्सरी इंग्लिश रख रहे हैं तो उर्दू और इंग्लिश आने की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन में गेजेट में जो आया वो कन्नड़ा वहां पे है। तो ये कितने मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए आपको 35 मार्क्स लेना जरूरी है। और यहाँ पर भी क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है, यानी रिटर्न रहेगा यहाँ पे, रिटर्न। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो मैं इनको बताया, किनको, पेपर 3 1 to 5 वालों के लिए ये भी डिस्क्रिप्टिव रहता है, रिटर्न होता है लिखने का। तो ये तमाम चीजें हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, हाई स्कूल वालों की। तो हाई स्कूल वालों के लिए सेम सिलेबस, पेपर 1 सेम रहता है। आप जो पढ़े ना यही सेम हाई स्कूल वालों के लिए भी है, एचएस यानी हाई स्कूल वालों के लिए। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2
फिलहाल सीबीजेड है, तो सीबीजेड वालों के लिए मैं बताऊंगा। तो पेपर 2 के लिए आप क्या पढ़ेंगे, आपको अगेन यहाँ पे 50 एमसीक्यूज आएंगे और प्लस यहाँ पे क्या आएंगे 100 रिटर्न आएंगे, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो इस तरीके से तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हाई स्कूल वालों के लिए भी यहाँ पे क्या चल रहा है, रिटर्न ले रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पीएचडी वालों के लिए वहां पे क्या हो रहा है, रिटर्न ले रहा है। तो उस लिहाज से ये दोनों भी यहाँ पे नए नए हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करे हैं हाई स्कूल और पीएचडी वालों ने। इनको यहाँ पे अभी तक रिटर्न नहीं था, इस बार यहाँ पर भी रिटर्न रखे हैं डिस्क्रिप्टिव। सो पेपर 3 इनको भी रहता है, किनको, हाई स्कूल वालों के लिए पेपर 3 भी रहता है। सो अगेन यहाँ पे वो कन्नड़ा और इंग्लिश यहाँ पे आता है, तो फिलहाल उसको हम उर्दू और इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाई स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर्स हैं, ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ये भी यहाँ पे 100 मार्क्स होता है, ये भी रिटर्न होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आप कितने 35 मार्क्स यहाँ पे लेना है। अब रही बात सिलेबस की, सिलेबस के लिए वहां पे अभी फिलहाल नोटिफिकेशन में वगैरह नहीं देता है। जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद वहां पे सिलेबस को रिलीज किया जाता है। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जब सिलेबस आएगा उस पर फिर हम चर्चा करेंगे कि मैथ्स में हमारा कितना टॉपिक हुआ है, कितना बचा है और क्या पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है और कितना डीप जाना है, तमाम चीजें इंशाल्लाह सिलेबस आने के बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये थी बात हमारी आज की क्लास की, जिसमें हमने इन डिटेल पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको हमने उसको सॉल्व किया है, उसको बताने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़े पॉइंट्स अगर मेरे से छूटे हों या आपको चीज अगर मालूम हो, तो सबसे पहला ऐसे एक्सपीरियंस बताएं जो भी अगर 1-2 पॉइंट अगर यहाँ से छूटे हैं या फिर आपको पता है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि नॉलेज में इजाफा मेरे भी होता है और आपकी भी होता है। तो ऐसे एस्पिरेंट पहले जवाब देंगे, जो आपको इसमें नई चीज अगर पता है तो बोल सकता है जी, पहले नई चीज के लिए। जी मैडम करता हूँ। कुछ नहीं सर, एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको पता है तो आप क्या कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है हम कभी मसरूफियत की वजह से कभी वो चीजें थोड़ा छूट जाते हैं, तो आप बता सकते हैं एनी टाइम जी। अब आपके डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। मैथ्स पेपर 2 रिपीट। सर पेपर 2 जी मैडम, उर्दू में लिख सकते हैं ना सर, पेपर 2? पेपर 2 उर्दू में फिलहाल अभी वहां पे नहीं दिया है मैडम। अगर आप मान लीजिए नोटिफिकेशन में या फिर गैजेट और एक बार नया बन के आता है, तो वहां पे देखेंगे कि इसमें भी वो ऑप्शन दिया है या नहीं दिया, क्योंकि ये जो पेपर 3 लेने का मकसद ये वहां पे एक लास्ट लाइन वहां पे इसलिए वो दिया है। ये पेपर 3 के बाद एक लाइन वहां पे दिया है, ये पेपर 3 हम इसलिए रख रहे हैं कि एस्पिरेंट्स को, जो भी टीचर बनने वाले हैं, उनको नॉलेज थोड़ा पता हो, थोड़ा उनका बैकग्राउंड पता हो लैंग्वेजेस का, तो इसीलिए ये पेपर 3 को रख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मैं उर्दू मीडियम से हूँ तो मुझे उर्दू लैंग्वेज होना जरूरी है, तो उर्दू में भी लिखने के 100% पॉसिबिलिटीज हैं। अभी फिलहाल वो नोटिफिकेशन वहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो हो जाता है मैडम वो आगे जाकर जी। सर वो ये पीएसटीआर में जी पेपर 1 हुआ, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव है बोले, और पेपर 3 भी डिस्क्रिप्टिव है सर पीएसटीआर का? जी मैडम, डिस्क्रिप्टिव वो पेपर और सर 3। 1 to 5 है सर? जी मैडम, 1 to 5 कब तक है नहीं सर उसका पीएसटीआर का? तो कहाँ में 10th तक पढ़ना क्या सर, कहाँ तक पढ़ना? सिलेबस देख के मैं बोलता हूँ मैडम, लेकिन आप 10 तक पढ़ेंगे। उसे हाँ सर। हाँ 10 तक पढ़ेंगे, कंपटीशन ज्यादा है। और जो हाँ गवर्नमेंट क्या चाहती है, जितने अच्छे क्वालिफाइड टीचर आएंगे उतना अच्छा एजुकेशन डेवलप होता है बोल के उनकी थोड़ा राय है। तो उस हिसाब से थोड़ा हाई लेवल पूछते हैं 10th लेवल। जी सर। जी आप मेरे जितने वीडियोस हैं वो देख लीजिए, मैं समझता हूँ दैट इज हाई, आप एकदम पीक पे चले जाते हैं। ज्यादा कम है तो आप क्या जीपी स्टार को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं, उतना हाई लेवल हम जा रहे हैं जी। और फिर जब इंशाल्लाह सिलेबस कॉपी आता है तो फिर और एक बार हाथ पूरा साफ कर लेंगे उस पर, क्या क्या बचा है क्या क्या ना जी। फिजिक्स के थोड़ा बोलिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बोलिए सर।
जी जी, फिजिक्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? तो मैं यही बोल रहा हूँ मैडम, जो 10th में है उसी को आप सेकंड पीयूसी तक ले जाइए, सेकंड पीयूसी तक। जी सर। और इसके लिए मैं आपको बुक्स भी बताया हूँ, जो पुरानी सीटी की बुक्स हैं वो रखिए। जीके स्टार वालों के लिए उतना है भी नहीं पूछता है। 10th एकदम अच्छा परफेक्ट। 10th का जो आप ICSE है वो पढ़ लीजिए, आराम से इंशाल्लाह आपको पूरा क्लियर होता है। 10th का ICSE फिजिक्स आप मंगा लें, मंगा के रखें। 8th 9th और 10th ICSE फिजिक्स मंगा लें, फिजिक्स ICSE फिजिक्स मंगा लें इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ ये पढ़ने से पूरा ये क्लियर होता है। और अब मैं क्या करूंगा, आपको फिजिक्स के नोट्स भेजता रहूंगा ग्रुप, एक बोल के डेली एक चैप्टर भेजूंगा, इन डिटेल वहां पे रहते हैं, ICSE के नोट्स भेजूंगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं पहले नहीं भेजा जी, पहले नहीं भेजा मैं, क्योंकि शुक्रिया सर। सभी को जी, सभी को ऐसा लग रहा था कन्फर्म होते हैं क्या नहीं, कि चूंकि हमें 300 रुपये महीना सर को दे रहे हैं, और क्या सर डेली डेली आते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं क्या नहीं, ऐसा इंसान को कहीं ना कहीं एक होता रहता है। और जब भी कभी कभार मेरे माइंड में आता है कि डेली क्लास लेना, फिर बाद में अगर अचानक अब हाई स्कूल का देखिए मैथ्स नहीं आया बोले तो लोग जो जितने भी एस्पिरेंट है मेन पर कितने कलमे पढ़ेंगे किसे पता। हाँ नहीं है। नहीं बोलेंगे सर आप बोल के क्लास ले होते हैं, मेहनत करो, होती है मेहनत करो, वैकेंसीज में मैथ्स का नाम ही नहीं है। इंशाल्लाह आता है मैडम, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। वो आपकी मेहनत है, जीपी स्टार में 100% काम लाती है। जितना भी मैं पढ़ाऊँ देखो पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें, ऐसा ना सोचेंगे वो पॉइंट एग्जाम में आया नहीं आया। आप पढ़ेंगे, आपका क्या बोलते हैं बेसिक क्लियर होता है, उसी बेसिक से आप दूसरे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जी। सर वो इनकम का क्या, इसका कौन सा मसला है क्या? हाँ, इनकम का मसला इसका भी आगे रेज होता है मैडम, तो इसलिए जो इनकम आप एक बार निकाले रहते हैं काम खत्म, उसी को आप कंटिन्यू करेंगे। जो आप रेसिडेंशियल को निकालने वाले हैं उसी को आप कंटिन्यू करेंगे। डाउट था ना सर, क्लियर नहीं हुआ। हाँ वो आपका इसका ना मैडम, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, सर के डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र के हैं। जी जी मैडम, मैं कॉल किया था, वो थोड़ा बिजी थे, यानी वो ऑफिस में थे, उन्होंने बोले मैं रिटर्न कॉल करता हूँ बोले, तो कॉल फिर मुझे नहीं आया, और मैं भी थोड़ा बिजी रहने की वजह से नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं आपको कल बोलता हूँ, कल बोलता हूँ। जी सर। आप जी, और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप बोल सकते हैं। जी जब इंशाल्लाह पूरे 100% नोटिफिकेशन आती है हर डिस्ट्रिक्ट की वगैरह, मैं सामने रख करके और एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना करके मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जब तक आप को जो मैं रफ बताया हूँ, मतलब दिखने ये जो आपको दिख रहा है कितना 15,000 का दिख रहा है, तो आपको कितने आते हैं वहां पे 15 आने वाले हैं। 15 सीट के लिए आप फाइट करेंगे, तो इसके लिए आप तैयार हैं मेंटली, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। और भी ऐसा कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन। क्या सर? बोलिए मैडम। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस नोटिफिकेशन सर, तो हाँ मैडम, ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्शन प्रोसेस कैसा कंप्लीट करें? होते जी मैडम। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है सर। हाँ जी, वो कंप्लीट होने बाद ही नोटिफिकेशन आती है बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ, वो ऐसा ही करना मैडम। ये आवाज आ रही है मेरी? करके फिर एक बार वो कर्नाटक राज्य को भेजता है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आती है।
या कभी कभार ये दोनों एट ए टाइम भेज देते हैं, दोनों मॉडिफाई और नोटिफिकेशन दोनों एट ए टाइम आ जाता है, या कभी कभार मॉडिफाई करके फिर बताते हैं कि देखो इस तरीके से हमने मॉडिफाई किया है, जो आपके ऑब्जेक्शन थे उसको हमने रियलाइज करके उसको ठीक किया। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन आती है कैसा पता है, वो जो रेसिडेंशियल का आया था ना, उसमें स्टार्टिंग डेट थी, एंड डेट थी, फिर बाद में तमाम चीजें थे। वो जब आता है समझ लीजिए 100% नोटिफिकेशन, 100%। और वैकेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैकेंसीज को जो बांटा जाता है, तो वो 100% वैकेंसीज। ये जो है ये ऐसा है कि हम कॉन्फर्म करने वाले हैं, अब से तुम तैयारी करो। एक थोड़ा एक क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल से वाला एक और एक लाइट यहाँ पे ब्लिंक करा दिया गया है कि आप थोड़ा तैयारी में रहो, इंशाल्लाह तमाम चीजें हम अब करने वाले हैं जल्द ही बोल के। तो जल्दी से मुराद 1 महीना यहाँ पे आराम से हो जाता है, वहां कुछ नहीं, क्योंकि 15 दिन तक ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया गया है, 15 दिन तक। फिर 15 दिन वो क्या करेंगे, पूरा देखेंगे, देख के फिर उसको मॉडिफाई करके तब उनका क्या करना है नहीं करना है वो फिर बाद में बताएंगे। तो जब तक इंशाल्लाह हमारा सिलेबस भी 90% या 95% कंप्लीट होता है। तो मैं समझता हूँ ज्योमेट्री ऑलमोस्ट ऑल 95% कंप्लीट हुआ है, एक 2-3% वहां पे या 4-5% बचा ज्योमेट्री। तो ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स हुआ है, ट्राइंगल्स का थोड़ा आखिरी पार्ट चल रहा है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। फिर बाद में क्वाड्रिलेटरल्स हुआ है, फिर बाद में मेंसुरेशंस हुआ है, ठीक। और अभी जो बचा है 2D के पेरीमीटर्स एंड एरियाज, ये बचा है। तो इंशाल्लाह वो लास्ट में हम देख लेंगे, एक हार्डली 2-3 क्लास उसकी हो जाता है। तो जितने भी वीडियोस हैं मैं बनाया हूँ ऑलमोस्ट वो एक 100+ आवर्स के वीडियोस बने हैं, 100 घंटे से ज्यादा वीडियोस बने हैं। वैकेंसीज आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे बोल के। तो अब देखिए, अब से वो शुरू किए वीडियो देखने के लिए, तो मैं समझता हूँ उनको 2 से 3 महीने लगते हैं उसको खत्म करने के, 2 से 3 महीने। थर्ड पेपर वही अभी बताया, अभी उसके लिए थोड़ा हम ये करेंगे, ऑब्जेक्शन राइज करेंगे। उर्दू और इंग्लिश आ सकता है इंशाल्लाह, उर्दू और इंग्लिश आ सकता है, या तो प्योर इंग्लिश आ सकता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम थर्ड पेपर इसलिए रखे हैं क्योंकि उनको थोड़ा लैंग्वेज जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका थोड़ा उनको मालूम पड़े बोलते। तो मैं उर्दू में पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं कन्नड़ा लिख के क्या करूंगा फिर। तो इस तरीके से उनका ही हवाला लेके उनको ही बताएंगे, बताकर बोलेंगे कि उर्दू मीडियम वालों के लिए भी कुछ ऐसा रखेगा, ठीक है। देखिए इंशाल्लाह मैं ऑब्जेक्शन अगर कोई भी कर रहा है या करा है तो एक ऐसा क्या भी एक लेटर आया है तो डालूंगा। तो आप भी हो सके तो कुछ भी नहीं, आपके पास सबसे हार्डली 100 रुपये खर्च होंगे, 100 रुपये, या तो एक मॉडल तैयार करके हम क्या करेंगे, सिर्फ नाम के लिए खाली जगह रखेंगे, आप भी भेजें सभी भेजें, तो आपका एक कदम तमाम के लिए फायदामंद होता है जी। किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करूंगा क्योंकि 1.5 घंटा हुआ। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। सर ये ऑब्जेक्शन के बाद में जो नोटिफिकेशन आती वो 15 दिन के बाद आती क्या सर?